हेलो माय सुपर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बच्चों, ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में समझना। ये होते हैं प्लेन्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स। ये सभी चीजें मिलकर बनाती हैं ज्योमेट्री को। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्लेन के बारे में। A plane is a flat smooth surface that extends indefinitely in all direction। तो बच्चों, प्लेन क्या होता है? एक सिंपल सा फ्लैट स्मूथ सरफेस जिसे हम सभी डायरेक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं और ये इंडेफिनेटली एक्सपेंड किया जा सकता है। चाहे हम इसे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट या वेस्ट, हम इसे बिल्कुल अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। और बच्चों, ये किससे बनता है? ये अगर हम मोर देन 2 जैसे कि 3, 4 डॉट्स ले जो कि एक लाइन पर नहीं होनी चाहिए, अगर हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक प्लेन। और बच्चों, प्लेन के एग्जांपल्स तो हमने बहुत देखे भी हैं। जैसे हमारी एक वॉल ही होती है सिंपल एक प्लेन। हमारा ये स्मार्ट बोर्ड, ये भी किसका एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन। हमारी बुक्स, नोटबुक्स भी होती हैं प्लेन। चलिए, प्लेन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बच्चों? पॉइंट होती है सिंपल एक फिक्स्ड पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे ये एक रूम है और मैंने आपको कहा गो एंड सिट एट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट है ए पॉइंट। तो ये हो गया है हमारा सिंपल सा पॉइंट, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन। और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैपिटल लेटर। और बच्चों, क्या पॉइंट की कोई लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस होती है? सो नो, पॉइंट की कोई भी लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट्स। बच्चों, जब बहुत सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में कलेक्ट हो जाते हैं तो ये मिलके बना देते हैं एक लाइन, और जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक लाइन को लाइन सेगमेंट कब कहा जाता है? जब उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी एक फिक्स्ड लेंथ की लाइन को कहा जाता है लाइन सेगमेंट। और हम लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ए बी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे विद सिंगल बार, और इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। तो बच्चों, इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इट कैन बी 5 मीटर ऑल्सो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी एक फिक्स लेंथ होनी जरूरी है। और इसके होते हैं 2 एंड पॉइंट। बच्चों, लाइन सेगमेंट की स्पेशलिटी होती है हम इसे ए बी या बी ए दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं रे। बच्चों, अभी हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट को। अब लाइन सेगमेंट में मैं अगर एक साइड से बैरियर हटा दूं, यानी एक तो फिक्स पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मैंने फिक्स नहीं है, यानी वो मैं इंडेफिनेटली कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकती हूं, तो इसे कहा जाता है रे। रे क्या होती है? सॉरी, जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है, उसे इंडेफिनेटली या एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसका क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे कि सन। बच्चों, सन क्या होती है? सन एक फिक्स पॉइंट है, और सन रेज जो होती हैं, ये होती है हमारी रेज जो सन एक फिक्स पॉइंट से आ रही हैं और ये पूरी अर्थ में और पूरे हमारे सोलर सिस्टम में एक्सपेंड करती हैं। चलिए रे को देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। अभी ए बी रे है, तो क्योंकि हमने एक साइड से बैरियर को ओपन कर दिया है, तो हम इसे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बना के वन साइड एरो से डिनोट करते हैं। चलिए, अब रे के बाद हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में। बच्चों, लाइन क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि लाइन होती है एक सिंपल सा कलेक्शन ऑफ डॉट्स। अब ये जो कलेक्शन ऑफ डॉट्स है, अगर ये हम एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में इसे स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, यानी इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं हैं, तो हम इसे कहते हैं एक लाइन। और बच्चों, लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ए बी लाइन के ऊपर एक सिंपल सा एरो बनाएंगे जिसमें एरो दोनों साइड होंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है एक लाइन की। हम इसे ए बी लिख सकते हैं या हम इसे बी ए बी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर।
एक गिवन पॉइंट से, अगर मेरे पास एक गिवन पॉइंट है, इससे बच्चों एंडलेसली मैं लाइंस को ड्रॉ कर सकती हूँ। ये देखिए मैं कितनी सारी लाइंस इस पॉइंट से ड्रॉ कर सकती हूँ। सो एक पॉइंट से एंडलेस लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जहां पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखिए ये मेरी दो लाइन सेगमेंट है, सॉरी दो लाइंस हैं। एक लाइन का नाम है M और दूसरी लाइन का नाम है N। ये एक गिवन पॉइंट O से पास हो रही है, तो इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस O पॉइंट को मैं क्या कहूंगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। अब बच्चों पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस हुई? इनको भी हम बना के देखते हैं दोबारा। जब दो लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करती हैं, इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ये है हमारी M लाइन और ये है N लाइन। बच्चों इनका यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं तो ये डिस्टेंस भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, इन लाइंस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप अपनी हैंड्स की हेल्प से भी देख सकते हैं। दीज आर पैरेलल लाइंस। और जो लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं उन्हें कहा जाता है इंटरसेक्शन लाइंस। तो चलिए अब जानते हैं पैरेलल लाइंस की कुछ क्वालिटी। बच्चों पैरेलल लाइंस के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट द लाइन सेम रहता है। अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है तो ये यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ भी अगर मैं इन्हें एक्सटेंड करती हूँ तो ये यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। बच्चों क्या आपने कभी पैरेलल लाइंस को कहीं नोटिस किया है? जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं हमारे पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल। और ये पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि रेलवे इंजन जो है ये बोगी से अटैच होता है और जब बोगी से इसे अटैच किया जाता है तो एक फिक्स लेंथ का बार यूज किया जाता है। तो दोनों ही एंड्स के, अगर ये हमारी ट्रेन के दो एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, ये एक फिक्स लेंथ के होते हैं जो कि कंटिन्यूड रहते हैं। इसीलिए जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं उनको पैरेलल बनाया जाता है, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पैरेलल लाइंस के बाद होती हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब कॉन्करेंट लाइंस बच्चों कौन सी लाइंस होती हैं? जब एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइंस पास होती है। देखिए 1 2 3 4, then more than 2 lines passes through a given point. ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। और कॉन्करेंट लाइंस के बाद हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक सेम लाइन पर लाई करते हैं, जैसे पॉइंट A, पॉइंट B, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट M। तो ABM ये सभी एक ही लाइन पर हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट X बना देती हूं तो क्या X भी कोलिनियर पॉइंट होगा? नो, क्योंकि ये इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, ये लाइन से बाहर है, तो इसलिए X कोलिनियर नहीं होगा। खाली ऐसे पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर लाइन पर एक साथ आते हैं, लाई करते हैं, उन्हें कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर है हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट, अ रे एंड अ लाइन। आप इन डिस्टिंक्शन को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। बच्चों पैरेलल लाइंस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? P
परपेंडिकुलर टू M। जब भी दो लाइंस, सपोज एक लाइन है P और एक लाइन है मेरी M, अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे P इज पैरेलल टू M। और इसके साथ साथ अभी जो हमने पढ़ा था, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, AD, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो बच्चों इसे हम कैसे लिखेंगे AD को? AD इज परपेंडिकुलर। बच्चों ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, हम एक L बनाते हैं जिसे दोनों साइड एक्सटेंड करके, और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स। AD इज परपेंडिकुलर ऑन M as well as AD is perpendicular on P, क्योंकि ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। चलिए अब पढ़ते हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। अब बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि एक एंगल होता क्या है। जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, एक रे A है, ये O पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, और एक रे है B, ये भी O पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, तो बच्चों ये बन गई है दो आर्म्स, और इनके बीच का जो कॉमन एरिया होता है, ये इसे हम कहते हैं एंगल। जब दो रेज एक कॉमन वर्टेक्स या पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, तो उसके बीच के एरिया को कहा जाता है एंगल ऑफ द रेज। अब बच्चों इसे इनिशियल पॉइंट, इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो रेज होती हैं, इस रे को, OA रे को कहा जाएगा आर्म A, और ये हो जाएगी हमारी आर्म B। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं एक एंगल का क्या मैग्नीट्यूड होता है। बच्चों मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट ऑफ द एंगल, वो एंगल किस मेजरमेंट का है। तो जब भी एक रे एंगल बनाती है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एंगल का साइन होता है लाइक दिस, एंगल AOB, या फिर हम इसे लिख सकते हैं BOA। बच्चों जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो हमेशा सेंटर में आता है। देखिए O पर, क्योंकि हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे सेंटर में। और सपोज ये एंगल है 35 डिग्री का, तो इनका जो मैग्नीट्यूड हुआ, इस एंगल का जो मैग्नीट्यूड हुआ, इसे हम कहेंगे 35 डिग्री। तो मेजरमेंट एक एंगल का कितना है, उसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। Magnitude of the angle is the amount of rotation through which one of the arms must be rotated about the vertex to bring in the position of the outer arm। अगर हम एक आर्म को रोटेट कितना कर रहे हैं दूसरे आर्म तक लाने के लिए, उसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ द एंगल्स। बच्चों हम किन्हीं दो एंगल्स के बीच में, आप ये देखिए एक एंगल हमने बनाया है ये, और दूसरा एंगल है हमारा ये, हम इनके बीच का कंपैरिजन इजीली निकाल सकते हैं। और ये कंपैरिजन कैसे निकलता है? सपोज ये एंगल है हमारा 108 डिग्री और ये एंगल है मेरा 75 डिग्री। हम दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे, और जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है वो एंगल हमारा बड़ा कहलाया जाता है। तो 75 और 108 में से बच्चों कौन सा बड़ा है? Yes, the bigger angle is 108. तो हम बोलेंगे एंगल 108 is greater than एंगल 75 डिग्री। अब पढ़ते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ये है हमारा पूरा एंगल। अब बच्चों एंगल के अंदर जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे P और M, और एंगल के बाहर जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। जो भी आर्म्स के अंदर हमारे आ रहे हैं पॉइंट्स, उन्हें कहा जाएगा बच्चों
अब ये पॉइंट्स जो है ये हमारे आर्म्स के अंदर लाई कर रहे हैं, इन्हें कहा जाएगा इंटीरियर। कहते हैं ना घर के अंदर आओ, कम इन, इन यानी अंदर, तो इंटीरियर पॉइंट्स यानी जो दोनों आर्म्स के बीच में पॉइंट्स हैं उन्हें कहा जाएगा इंटीरियर एंगल। और जो हमारे बाहर है, आर्म्स के बाहर के जो पॉइंट्स हैं उन्हें कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहा जाता है? एक्सटीरियर एंगल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल एग्जिट, एग्जिट होती है जहां से हम निकल जाते हैं बाहर, तो एक्सटीरियर यानी एक्स से याद रख सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट्स जो हमारे एंगल के अंदर कवर्ड नहीं है उन्हें कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम पढ़ते हैं सम स्पेशल एंगल्स। बच्चों अब जब हमें एंगल समझ में आए हैं तो अब हम बेसिस ऑन द मैग्नीट्यूड के बेस पर हमारे पास कुछ स्पेशल काइंड ऑफ एंगल्स होते हैं, उन्हें जानते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा एंगल होता है? जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। अब ये एक रे थी, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास रे थी जो पूरा का पूरा घूम के स्ट्रेट दूसरे साइड आ गई, यानी दो ऑपोजिट साइड्स, तो ये एक पूरा सेमी सर्कल घूम गया है। तो 180 डिग्री के एंगल को, जब भी हमारा कोई भी एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो बच्चों उसे कहा जाता है एक स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल में दोनों रेस जैसे OA रे और OB रे एक दूसरे के ऑपोजिट साइड होती हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। अब अगर ये रे घूमते घूमते पूरी घूम जाएगी, जैसे कि आपने क्लॉक में देखा होगा हमारी जो सुई होती है मिनट हैंड वाली वो पूरा एक टर्न ले लेती है, तो जब एक पूरा सर्कल घूम लिया जाता है तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। और बच्चों कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। 180 का डबल दैट इज 360, तो कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का। जीरो एंगल। जीरो एंगल कौन सा एंगल होता है? जहां पे दोनों रेस, एक तो ये रे पूरा गोल घूम के आई, ये नहीं बच्चों, जब ये रे इसी के अंदर कोइंसाइड कर गई यानी वो ऐसे बिल्कुल बैठ गई है और अब एक एंगल जो बना हुआ था वो खत्म हो गया, तो ऐसा एंगल होता है हमारा जीरो एंगल। If the initial and the final position of a ray coincide without making any revolution, ये घूमी ही नहीं है, तो ऐसे एंगल को कहा जाता है जीरो एंगल। अब पढ़ते हैं राइट एंगल। बच्चों जब हमारे दो रेस एल शेप में आ जाते हैं, OA एंड OB रे ये एक दूसरे के साथ एल शेप में आ गए हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं 90 डिग्री। और ऐसे एंगल, यहाँ पर जो एंगल AOB का मैग्नीट्यूड होगा ये होगा 90 डिग्री के बराबर, और इस एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। बच्चों कितने राइट एंगल्स हम कवर करते हैं टू मेक वन कंप्लीट एंगल? चलिए देखते हैं। ये मेरा एंगल 1 यहां से शुरू हुआ, फिर मैंने एक टर्न लिया यहाँ पर, एक ये हुआ, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 राइट एंगल्स क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक कंप्लीट एंगल यानी 360। आप ऐसे देख सकते हैं 4 into 90, 4 9 होते हैं 36, तो 4 राइट एंगल्स मेक अ कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। बच्चों एक एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं? एक एंगल को मेजर करने के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है हम उसे लिखते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसे कहा जाता है डिग्री। अब एक डिग्री क्या होती है? जब हमारा एक एंगल होता है, इसके जब 90 डिविजन्स किए जाते हैं, कितने? 90 डिविजन्स, तो एक डिवीजन को कहा जाता है 1 डिग्री। ये जो एक डिवीजन होगा इसे कहा जाएगा 1 डिग्री। तो 90 डिविजन्स मिलके बनाते हैं 1 डिग्री। और बच्चों डिग्री से छोटा होता है
मिनट। डिग्री से छोटा होता है हमारा मिनट। जब हम एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है तो बनती है मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकंड। बच्चों, जब एक मिनट को दोबारा से हम 60 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो हमारे पास आता है सेकंड। तो हम अगर एक एंगल को लिखना चाहते हैं तो हम उसको प्रॉपर कैसे लिख सकते हैं? लाइक 35 डिग्री 27 मिनट्स 36 सेकेंड्स। ये होती है हमारी किसी भी एंगल को लिखने की प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब पढ़ते हैं काइंड ऑफ एंगल्स। बच्चों, काइंड्स ऑफ एंगल्स हम स्टार्ट करते हैं अब। और ये एंगल्स के काइंड्स किस बेसिस पे हैं? ये है इनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। तो सबसे पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं बच्चों? जिनका मेजर, ऐसे एंगल्स जिनका मेजर 90 से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। आप ये देखिए, जब तक कोई भी एंगल 90 तक नहीं आ जाता है तो ये सभी एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनका मेजर 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। जब ये 0 से बड़े होते हैं तो ये हमारे बनते हैं एक्यूट एंगल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल के बाद कौन से एंगल्स आते हैं? बच्चों, एक्यूट जब एल शेप का हो जाता है लाइक दिस, तो ये हमने अभी पढ़ा, जब एक एंगल का मेजरमेंट 90 के बराबर होता है तो ये होता है हमारा राइट एंगल। अब हम धीरे धीरे एक वर्टेक्स को रोटेट करते जा रहे हैं। थर्ड होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स। जब ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों कैसे बनता है? जब हमारा एंगल 90 से तो बड़ा हो गया है, ये देखिए इस एंगल की पोजीशन 90 से तो बड़ी है लेकिन अभी ये 180 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमें पता है हमारे पास आते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी जब हमारी दूसरी वर्टेक्स बिल्कुल ऑपोजिट साइड चली जाती है, जब हमारा एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल के बाद देखते हैं कौन से आते हैं। बच्चों, स्ट्रेट एंगल के बाद आते हैं हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं बच्चों? जो 180 डिग्री से तो बड़े हो गए हैं लेकिन अभी ये 360 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे एंगल्स को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे बनाते हैं? हमारी आर्म पूरा रोटेशन करके आ गई है अब नीचे की साइड, तो बच्चों ये जो एंगल हमने कवर किया है इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद तो बस हमारे पास बचते हैं, जब हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो जब हमारा एंगल 360 के बराबर हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कंप्लीट एंगल। तो हमने देखा हमारी एंगल्स की जर्नी हुई एक्यूट एंगल से शुरू। 0 से पहले हम गए एक्यूट पे, एक्यूट के बाद आया हमारा 90 डिग्री एंगल, 90 से बढ़कर आ गए हम ऑब्ट्यूज पे, ऑब्ट्यूज के बाद हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट के बाद जब हमारी वर्टेक्स और रोटेट हुई तो हम पहुंच गए अपने रिफ्लेक्स एंगल पर। और फिर जब हम कंप्लीट करके आए हैं पूरा रोटेशन तो ये हो गया है हमारा
एक कंप्लीट एंगल जिसे कहते हैं एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. So I hope you enjoyed this chapter. Thank you.